हेलो। हाँ सर, शुरू करें। हाँ सर, शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, मैं उसको फेसबुक पे मैंने कहा जरा अटैच कर दूं, अटैच हो गया होगा। शुरू करें। ओके सर। ओके सर। तो तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रणविजय जी के लिए। रणविजय जी के लिए। सर, आपके दिमाग सर, में आपके दिमाग में भूर उसके हिस्से भूल की उसके पुस्तक हिस्से लिखने की का पुस्तक विचार लिखने का कैसे विचार आया? कैसे आया? हाँ, भोर उसके हिस्से की जो कहानी है वो तीन स्त्रियों की कहानी है। ये विचार जो है किसी एक सब्जेक्ट है जो मेरे दिल को बहुत प्रिय है, जिसमें ये है कि स्त्रियों का जो उनकी स्वतंत्रता है उसमें हमने बहुत सारे प्रतीकों से और बहुत सारे संस्कारों को लगा करके उनको बांध रखा है। मतलब हम सीधे सीधे तौर पे नहीं कहते कि आप जो है अब आपको हमने ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, बंधन में रखा है, लेकिन वो एक एक छुपे हुए गुप्त तरीके से हमने उनको बंधन में रखा हुआ है। चाहे हम उनको घूंघट में रखें, चाहे हम उनको चूड़ियाँ पहना के रखें, चाहे साड़ियाँ, मतलब कि आपको केवल साड़ी ही पहननी है, या इस तरह के जो भी हमारे संस्कार हैं या जो भी हमारी रूढ़ी है या जो भी हम कहते हो कि हमारा समाज का चलन है, जो कुछ भी कहें, तो हमने उनको इस तरीके से बांध रखा है। एक ये विषय था। दूसरा एक विषय है कि देह और प्रेम। देह और प्रेम में अक्सर जो है एक द्वंद्व रहता है कि क्या जब प्रेम है तो देह को भी पाना है, या देह तभी प्राप्य है जब जो है प्रेम होगा, या देह मतलब देह और प्रेम जो है दोनों एक साथ ही आएगा, दोनों अलग अलग नहीं आ सकता। तो ऐसे विषय मेरे दिमाग में थे जो फिलोसफिकल सब्जेक्ट हैं, जो दर्शन शास्त्र के हैं, तो उसको लेकर के मैं कहानी लिखना चाहता था। इसलिए इस तरह का चरित्र मैंने गढ़ा और तीन स्त्रियों को लेकर के मैंने उसे लिखा। सर, मेरा दूसरा सर, प्रश्न मेरा आपसे। दूसरा प्रश्न आपसे। भोर उसके हिस्से की और उसके उपन्यास हिस्से की उपन्यास स्त्री स्वतंत्रता स्त्री की मांग स्वतंत्रता करता है। की मांग करता है। यदि आपके यदि परिवार की आपके महिला परिवार की महिला या महिला या सदस्य महिला सदस्य आपसे यही प्रश्न आपसे करे यही प्रश्न तो आप करे उसको तो क्या आप उसको प्रत्युत्तर क्या दें? प्रत्युत्तर दें? स्त्री स्वच्छंदता बोल रहे हैं? जी सर, फ्रीडम। सर, फ्रीडम। नहीं नहीं, स्वच्छंदता और फ्रीडम दोनों में फर्क है। हाँ सर, हालांकि मैं स्वतंत्रता सर। स्वतंत्रता सर। हाँ, मैं जो है स्वच्छंदता एक ऐसी उड़ान कही जाएगी जो जिस पे अपना भी कंट्रोल ना हो, इस तरह कहेंगे। और स्वतंत्रता कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप अपने विवेक से अपने काम करना चाहते हैं। तो मैं या मेरा परिवार या जिसकी भी बात करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्वतंत्रता बेसिकली अपने विवेक के अधीन है। तो उसमें मैं कोई नहीं होता किसी के बारे में, चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे कोई हो, चाहे फैमिली में कोई भी रिलेशन में हो। तो अगर मैं उसमें अपने निर्णय उसके ऊपर आरोपित करता हूँ या उसको उसमें रखता हूँ, तो मैंने उसकी स्वतंत्रता एक तरह से छीन ली है। तो इसलिए स्वतंत्रता अपने विवेक के अधिकार में है, और जब तक अपने विवेक के अधिकार में है तभी तक स्वतंत्रता है। जब वो किसी और विवेक के अधिकार में है तो स्वतंत्रता नहीं है। तो मैं स्वतंत्रता का हामी हूँ कि अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से आदमी को निर्णय लेने चाहिए। लेकिन सर, जिस लेकिन प्रकार सर, हम जिस समाज में प्रकार जुड़े हम हुए हैं, समाज में जुड़े हुए हैं, हमारा व्यवहार हमारा दूसरे को व्यवहार प्रभावित दूसरे करता को है और प्रभावित दूसरे का करता है व्यवहार और उसको दूसरे का प्रभावित व्यवहार करता है। उसको प्रभावित करता है। तो जब एक परिवार में एक एक परिवार में स्त्री और एक एक स्त्री और एक पुरुष साथ पुरुष रहते हैं, साथ तो रहते उनके हैं, विचार तो भी उनके उसको एक विचार भी दूसरे को उसको प्रभावित एक दूसरे करते को हैं। प्रभावित करते हैं। तो तो कहाँ तक कहाँ एक तक दूसरे की एक स्वतंत्रता दूसरे की जायज है? स्वतंत्रता जायज है? स्वतंत्रता के बारे में तो देखिए, जो है सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय हैं, और काफ़ी लोगों ने, विद्वानों ने काफ़ी विचार करके लिखा है कि भाई मेरी स्वतंत्रता वहीं तक होनी चाहिए जहाँ तक आपकी नाक नहीं आए। मतलब जहाँ तक आप आपके अतिक्रमण होने लगे, आपके दायरे में अतिक्रमण होने लगे, वहाँ मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो बेसिकली ये कहना इतना आसान है, लेकिन इसको सही से डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल भी है। जी सर, जी सर। मोटे तौर पे ये समझा जाए कि भाई किसी के आचरण में, किसी की किसी की इज्जत आबरू सम्मान पे
जब तक कोई अतिक्रमण नहीं आता है, तब तक हमारी सारी स्वतंत्रताएँ जायज़ मानी जा सकती हैं। हालाँकि ये बात भी हमेशा सही और गलत नहीं रहेगी, पर सामान्य तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, तब तक हमारी स्वतंत्रता जायज़ रहेगी। जी सर, मेरा जी सर, तीसरा प्रश्न मेरा आपसे, तीसरा प्रश्न आपसे, आपका पहला आपका उपन्यास, पहला इससे पहले उपन्यास, आपकी उससे पुस्तक पहले आई थी, आपकी लेकिन पुस्तक उनमें आई थी, छोटी-छोटी लेकिन उनमें कहानियाँ थी। छोटी-छोटी कहानियाँ थी। उपन्यास के तौर पर उपन्यास आपका के पहला तौर पर पुस्तक आपका पहला ड्रैगन रूम, पुस्तक ड्रैगन रूम, जो एक जो राष्ट्रीय एक विषय को राष्ट्रीय उठाता है। विषय को उठाता है। लेकिन उसके बाद लेकिन आने उसके वाला बाद आपका आने वाला उपन्यास आपका उपन्यास, घोर उसके हिस्से की घोर उसके हिस्से की घरेलू विषय को दिखाता घरेलू है। विषय को दिखाता है। लेखन में इतने लेखन में बदलाव का इतने कारण? बदलाव का कारण? मैं लेखक के तौर पे बहुत ढेर सारे विषय आज़माना चाहता हूँ। चाहे वो बहुत ही इंटेलिजेंशिया इंटेलेक्ट को प्रभावित करें, चाहे वो हृदय को छूते हों या गुदगुदाते हों, तो मैं ऐसे कई मतलब ये तो मैं उस नज़रिए से बता रहा हूँ जो पाठक को फील होता है। जैसे मैंने ड्रैगन्स गेम लिखी है, तो वो प्योरली जो है ब्रेन गेम है, मतलब उसमें हृदय का कोई रोल नहीं है। जो कुछ भी है सब सीधे दिमाग को आपके टच करता है और सीधी बात जो है वहीं पे होती है दिमाग से। लेकिन भोर उसके हिस्से की आपके जो है दिल को छूता है। वो आपके दिल को गुदगुदाता है, दर्द देता है, हँसाता है। तो मैं लेखक के रूप में मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे विषय आज़माऊँ और कोशिश ये रहेगी कि उन सब में सफल भी हो सकूँ। तो इसलिए मैं विविध विषय पे आगे भी लिखता रहूँगा। सर, आपको दोनों सर, आपको उपन्यास में दोनों से किस उपन्यास में से उपन्यास में किस ज़्यादा उपन्यास में मशक्कत करनी ज़्यादा पड़ी? मशक्कत करनी पड़ी? ये जो है 2 पहलू हैं इस सवाल के। अगर रिसर्च के हिसाब से कहें तो मुझे ड्रैगन्स गेम के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी, बहुत पढ़ना पड़ा उसके लिए मुझे। और मुझे उसको लिखना आसान था, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं डालने थे। तो जब इमोशन नहीं डालते हैं तो लैंग्वेज स्ट्रेट भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ घटनाएँ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और भोर उसके हिस्से की में मुझे रिसर्च कुछ भी नहीं करना पड़ा। सब अपने हृदय से लिखना पड़ा, लेकिन उसको एक-एक सेंटेंस को सही करने में, सुधारने में, सटीक बिठाने में, दिल तक पहुँचाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो दोनों सवालों के दोनों उपन्यासों में मेहनत दोनों में लगी। एक में दूसरे तरह की लगी, एक में दूसरे तरह की लगी। एक में रिसर्च में ज़्यादा लगी और एक में उसको सँवारने में बहुत लगी। मानसिक मेहनत सब मानसिक दूसरे वाले मेहनत में। सब दूसरे वाले में। हाँ, एक में मानसिक रही और एक में जो है भावनात्मक मेहनत बहुत रही। सर, आपकी सर, आने वाला आपकी उपन्यास? आने वाला उपन्यास? मेरा उपन्यास अब 2024 में आएगा और ये जो है फिर से थोड़ा बहुत रिसर्च बेस्ड होगा। जी सर। जी सर। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन सर एक्सप्लोरिंग आपके एजुकेशन उपन्यास सर का आपके उपन्यास का इंतजार करेगा सर। इंतजार करेगा सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर, मेरा सर, अगला मेरा प्रश्न, अगला प्रश्न, आपकी पुस्तक आपकी ड्रैगन पुस्तक गेम्स का विषय ड्रैगन वस्तु गेम्स का विषय वस्तु राष्ट्रीय सुरक्षा था। राष्ट्रीय सुरक्षा था। उसमें आपको उसमें आपको वास्तविक कितनी सच्चाई वास्तविक पाते कितनी हैं? सच्चाई पाते हैं और आपने देखा और होगा आपने कि देखा होगा कि भारत का व्यापार भारत चीन का के साथ व्यापार चीन घाटे के में साथ रहता है। घाटे में रहता है। भारत आर्थिक रूप भारत से आर्थिक निर्भर रूप है से निर्भर है चीन पर। चीन पर। तो एक प्रशासक तो के एक रूप में प्रशासक के रूप में आप इसको आप कहाँ तक इसको कहाँ तर्कसंगत तक मानते हैं? तर्कसंगत मानते हैं? अब जहाँ तक व्यापार की बात है, वहाँ ऐसा है कि हम क्या चीज़ बनाते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा व्यापार किसी देश के साथ कैसा हो सकता है। अगर हम बहुत ढेर सारी चीज़ें अपने देश में बना लेते हैं और सस्ते दामों में बना लेते हैं, जो कि किसी और देश में वो हमको उतनी सस्ती नहीं पड़ेंगी, तो निश्चय ही हमारा व्यापार जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ वो महँगा पड़ रहा है या हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उस केस में हमारा व्यापार इम्पोर्ट ओरिएंटेड हो जाता है। तो हमेशा जिसको व्यापार घाटे में कहा जाता है। तो हमने वो विषय लिया ज़रूर था और उस विषय के तमाम ऐसे पहलू हैं जो हमारी सोच से बहुत ऊपर हो सकते हैं। और हो सकता है कि जैसा हम सोचते हैं या जैसा मैं वहाँ कहना चाहता हूँ वो उसी तरीके से हुए हों। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, ये मेरी अपनी सोच का, कल्पना का एक खींचा हुआ चित्र है। और दावे के साथ तो जो है कोई
जी सर। जिसने बहुत जो गवर्नमेंट में काम करता हो वही बता सकता है। ड्रैगन गेम्स में ड्रैगन गेम्स आपके में अनुसार आपके अनुसार कितने परसेंट कितने सच्चाई है? परसेंट सच्चाई है? ड्रैगन्स गेम में घटनाएं मैंने काफ़ी जो है 60-70% घटनाएं मैंने जो है वो सच ही उठाई हैं सब, जो सच में हुई हैं। बस वो हुई कैसे हैं वो मैंने अपने कल्पना से लिखा है। जी सर, जैसे मैं उसमें जी वहाँ सर, पे एक जैसे बार उसमें दिखाता वहाँ है पे एक बार अटैक, दिखाता है अटैक, भारत की अंतरिक्ष भारत की एजेंसियों के अंतरिक्ष आसपास एजेंसियों के अटैक। आसपास अटैक। क्या ऐसा संभव क्या है? ऐसा संभव है? भारत की आंतरिक एजेंसियों की क्या? अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष एजेंसी के आसपास में एक अटैक आसपास में दिखाया एक जाता अटैक है, दिखाया जाता है, जिसमें एक संभव वैज्ञानिक कुछ की संभव मृत्यु सब है। हुई। वैज्ञानिक की मृत्यु, संभव सब है। और संभव ही नहीं है, ऐसा होता भी है। मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस की बेस्ड बहुत किताबें पढ़ी हैं। तो ऐसा जी होता सर। है, वैज्ञानिक टारगेट होते हैं और वैज्ञानिक मारे जाते हैं, और इस तरह मारे जाते हैं कि उनकी मृत्यु हत्या भी नहीं लगती है। तो जी सर। मैंने जी सर कम से कम ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो इजराइल के, ईरान के और जो अरब कंट्रीज हैं उनके यहाँ जो इस तरह के ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें लोग, वैज्ञानिक लोग मारे गए हैं, तो मैं जानता हूँ कि हाँ ऐसा होता है। हमारे हमने ऐसा कल्पना से लिख दिया है, उसी तरीके से कैसे किया गया होगा लिख दिया है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि, मतलब हमने उस बात को, वो इंसिडेंट हमने सही नहीं उठाया है। हमने लिखा 13 वैज्ञानिक मारे गए, संसद में ये सवाल उठा, वो बात सही है। वो संसद में ये सवाल उठा था, 13 वैज्ञानिक मारे गए, क्यों मारे गए, ये सवाल सही, ये मतलब ये फैक्ट है। बट वो बाकी चीज़ें जो मैंने लिखी वो सब कल्पना है। बट जी वो जो सर। कल्पना लिखी है वो जो कल्पना लिखी है वो सही हो सकती है, क्योंकि वैसा वैसा होता रहा है, इसलिए मैंने उसको उस तरीके से लिखा है। चीन पर चीन आर्थिक पर निर्भरता को आर्थिक कम करने निर्भरता के को लिए कम करने के कोई भी लिए 5 कोई कदम भी 5 जो आप कदम सुझाना जो चाहेंगे? आप सुझाना चाहेंगे? देश को पहले तो वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी। हमारा देश जी जो है सर। वैज्ञानिक सोच के अलावा सब तरह की सोच रखता है। चौराहे पे 4 आदमी खड़े हुए, या तो जो है राजनीति की बात करेंगे, या जो है धार्मिक बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो ये सब करेंगे तो हमारा देश थोड़े ना आगे बढ़ेगा। तो देश को सबसे पहले वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा का बजट हमारा बहुत कम है, तो अच्छी शिक्षा तो मिल नहीं रही है। अच्छा शिक्षा प्राइवेट हैंड्स में चली जा रही है। गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करती जा रही है प्राइवेट हैंड्स में जाने के लिए। प्राइवेट हैंड्स में जाने के बाद अफोर्डेबिलिटी कहाँ है लोगों की? सब जो है अच्छी जी शिक्षा सर। ले कहाँ सकते हैं? तो जब ये सब नहीं मिलेगा और हमारी सोच ही नहीं होगी, तो हम 5 कदम क्या, हम 2-3 चीज़ें ही सुधार लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बट हमें, लेकिन गवर्नमेंट को उससे वोट नहीं मिलेगा। तो जब वोट नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी उसकी, तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो उसे इस तरफ ध्यान क्यों देना है? लेकिन सर ये लेकिन लॉन्ग सर टाइम ये में सस्टेन लॉन्ग टाइम कैसे में करेगा? सस्टेन कैसे करेगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है ये सोचना बंद करे कि मेरे को वोट कैसे मिलेगा, मुझे जो है केवल सत्ता नहीं चाहिए, तो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हैं। हमको हर फोरम से, हर जगह से जो है वैज्ञानिक सोच की बात करनी चाहिए। राजनीति कम करना चाहिए, तब जो है ये संभव है कि हमारे देश में रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलें, लोग सोचें, लोग पढ़ें। और बेसिकली क्या करना है कि टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, और दूसरा इकोनॉमी पे ध्यान देना है। मतलब एक होता है इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर कॉस्ट कम होगी तभी वो बाहर आप भेज सकेंगे, उसको बाहर व्यापार कर सकेंगे। अगर उसकी कॉस्ट ही ज़्यादा होगी तो बाहर व्यापार कैसे करेंगे? और दूसरी बात है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी और के पास ना हो। अब मान लीजिए कि हमने एक इसरो का जो है सैटेलाइट बनाया, तो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड में केवल 20-30 कंट्रीज के पास है। तो बाकी लोग हमारे यहाँ से लेते हैं ना, उपग्रह लेते हैं, उपग्रह छोड़ने यहाँ आते हैं। हमारे पास सैटेलाइट की भी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट लॉन्च करने की भी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत ढेर सारे हाँ कंट्रीज हमसे सर। सैटेलाइट लेंगे या सैटेलाइट लॉन्च करने आएंगे हमारे यहाँ। तो टेक्नोलॉजी सर भी तो उसका होनी एक कारण चाहिए। ये तो भी उसका बताया एक जाता कारण है ये भी बताया जाता है कि कि इसरो इसरो बाकी काफी कम बाकी रेट में काफी कम रेट में सैटेलाइट को लॉन्च कर सैटेलाइट देता को है लॉन्च कर दूसरी देता है दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों की अंतरिक्ष तुलना में। एजेंसियों की तुलना में। और हाँ वो भी सेम वो भी टैक्टिक सेम टैक्टिक चाइना अपनाता है चाइना व्यापार में। अपनाता है व्यापार तो में। व्यापार में तो हम किस व्यापार में प्रकार हम किस ये प्रकार टैक्टिक अपना ये सकते हैं? टैक्टिक अपना सकते हैं?
नहीं, व्यापार तो जो है इसी पे डिपेंड करेगा ना, मैन्युफैक्चर पे। जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे इकोनॉमिकली तभी व्यापार कर पाएंगे ना। अब अगर आप देश में जो है मान लीजिए एक एरोप्लेन तो हम बनाते ही नहीं है, सोलर पैनल हम बनाते नहीं है, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी नहीं है, सोलर पैनल बनाते हैं लेकिन तो अगर हम मान लीजिए यहाँ बैटरी बनाते हैं, सपोज मान लीजिए बैटरी बनाते हैं, अब वो बैटरी हमारे यहाँ बनने के बाद में एक बैटरी की कीमत 10,000 रुपये आती है। और अगर चाइना की उसकी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद और इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी देने के बाद, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कहेंगे उसको इंडिया के हिसाब से, तो इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद अगर वो जो है इंडिया में 9,000 रुपये की पड़ती है, तो इंडियन कोई भी आदमी वो क्या खरीदना पसंद करेगा? चाइनीज माल खरीदेगा बजाय इंडियन के। अच्छा, अगर वो जी सर। परफॉर्मेंस भी सेम दे, लाइफ भी सेम दे, तो चाइनीज माल खरीदेगा। ये तो कोई भी ग्राहक चाहेगा कि उसको जो है कम दाम में अच्छी चीज मिले। ठीक है सर, अब हम ठीक बढ़ते है हैं अपने सर, अब नए हम बढ़ते हैं अपने नए पर्सन की तरफ। पर्सन की तरफ। सर, प्रकृति का सर, नियम है प्रकृति का नियम है कि जिस वस्तु को कि जिस जितना वस्तु दबाया को जाता जितना है दबाया जाता है वो उतना वो विपरीत बल उतना लगाकर विपरीत बल बढ़ती है। लगाकर बढ़ती है। आप भी नवोदय से आप पढ़े भी हुए नवोदय हैं, से पढ़े हुए हैं। और नवोदय और में बहुत सारी नवोदय में बहुत रेस्ट्रिक्शन सारी रहती थी, रेस्ट्रिक्शन रहती थी, जैसे कि मोबाइल जैसे रखना कि मोबाइल रखना और बहुत और टाइम टेबल बहुत का पूरा टाइम फिक्स टेबल का होना। पूरा तो फिक्स हम होना। लोगों का उस तो समय हम पर लोगों मन का उस करता था समय कि पर मन करता था वो कि चीज हमें अच्छी नहीं वो चीज लगती हमें थी उस अच्छी नहीं समय पर। लगती थी उस समय पर। जैसे अगर आपके समय जैसे पर अगर आज आपके समय पर पर भी आज होता होगा, पर भी होता होगा, बच्चे रात को छुप के बच्चे ना रात को पराठे छुप के ना बनाते थे, पराठे बनाते थे, मैस से रोटी मैस लाकर से और उसे रोटी ना पराठे लाकर और उसे ना बनाते थे। पराठे बनाते थे। तो इस तरह की तो हरकतें इस जिन तरह पर की कंट्रोल हरकतें जिन पर लगाया कंट्रोल जाता है, लगाया रेस्ट्रिक्शन जाता लगाया है, जाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, हमारा मन उन्हीं चीज हमारा को मन करने की उन्हीं चीज कोशिश को करता करने है। की कोशिश करता है। तो क्या तो भोर क्या उसका हिस्से के भोर साथ उसका भी हिस्से के साथ भी ये थ्योरी काम कर ये रही है? थ्योरी काम कर रही है? हाँ, ये स्वाभाविक है। मैं भी वही बात कह रहा हूँ ना कि स्वतंत्रता जो है दूसरे के, जब तक विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो हमारा तय करेगा, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये थ्योरी लागू होती है कि हमें जिन जिन चीज़ों से रोका जाता है, उन उन चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, उनको वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए वहाँ भी वो थ्योरी है, इसलिए उन्हें वो अट्रैक्ट करता है कि भाई हमारी ड्रेसेस पे कंट्रोल है, हमारे मैनर्स पे कंट्रोल है, तो हम जो है क्या खाना, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कब नहीं जा सकते, कब जा सकते हैं, स्विमिंग पूल में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो ऑल दिस इज कंट्रोल्ड। तो वो उससे रिवोल्ट करते हैं कि चलो हम अपने को तो अब मौका मिला है तो हम इसको करते हैं। अच्छा, कर लेने के बाद फिर तय करना है कि क्या ये सही था, क्या गलत था, क्या करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो फिर जो है एक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, मतलब एक एक्सरसाइज्ड डिसीजन है कि हमने कर लिया है। नाउ आई नो कि हाँ ये करने से क्या होता है, अब मुझे आगे करना है कि नहीं करना है, मैं तय कर लेता हूँ। जी सर। जी सर। अब हम अगले अब हम पर्सन की तरफ अगले बढ़ते हैं। पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। आपके उपन्यास में आपके दिखाया गया उपन्यास है में दिखाया गया कि है सरकारी नौकरी में सरकारी होने पर नौकरी में घर होने पर परिवार, घर रिश्तेदार परिवार, समाज रिश्तेदार, द्वारा रिश्वत समाज लेने द्वारा रिश्वत लेने और अपने चिर और परिचित अपने की चिर परिचित नौकरी की लगवाने का नौकरी दबाव बनाया लगवाने का जाता है। दबाव बनाया जाता है। आपने अपने निजी आपने जीवन में अपने निजी जीवन में यह दबाव कभी यह महसूस दबाव किया? कभी महसूस किया? हाँ, ये दबाव लगातार है, कंटिन्यूअस बना हुआ है। गांव और रिश्तेदारों के इन सबके रहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमें नौकरी दिला दीजिए। सर, नाराजगी झेलनी पड़ी उसकी नाराजगी वजह झेलनी से? पड़ी उसकी वजह से। नाराजगी झेलनी पड़ती है अब, क्योंकि नौकरी करते हुए मुझे बहुत साल हो गया है, तो काफी कुछ लोग तो जो है अब शांत हो गए हैं, वो समझ गए हैं कि हाँ नौकरी इस तरीके से नहीं मिल सकती है। चलिए सर, नेक्स्ट चलिए सर, पर्सन। नेक्स्ट पर्सन। साइंस बैकग्राउंड से साइंस होने के बैकग्राउंड बावजूद से भी होने के आपका बावजूद भी आपका प्रशासनिक सेवा में आने का प्रशासनिक क्या सेवा में कारण आने था, का क्या कारण था? और यूपीएससी और पास करने का यूपीएससी आपका पास अनुभव करने का कैसा आपका रहा? अनुभव कैसा रहा? साइंस बैकग्राउंड तो खैर मेरी चॉइस थी, मैं शुरू से ही मैथमेटिक्स का अच्छा स्टूडेंट था, तो इसलिए वो जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसी में स्कोर भी अच्छे आते हैं, तो उसको मैं हमेशा से अपने पास रखा और साइंस में पढ़ता गया।
नौकरी में के लिए मेरे पास प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन था जहाँ मैं जा सकता था, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब मुझे करना चाहिए। और घर से भी ऐसे ही कंडीशन्ड था, ऐसे ही लोगों ने हमको मानसिक रूप से ऐसे ही बड़ा किया था कि हाँ सरकारी नौकरी में जाना है, सब बड़ी नौकरी में जाना है, क्लास वन सर्विस में जाना है। तो वो एक तरह का हमारे ऊपर एक हमारा मानसिक फ्रेम था ऐसा कि हमें वहीं जाना है, इसलिए मैं प्राइवेट जॉब की तरफ गया ही नहीं। और यूपीएससी का एक्सपीरियंस मेरा ठीक था। मुझे ऐसा पहले साल के बाद ही लगने लगा था कि हाँ अब कभी भी ये यूपीएससी का एग्ज़ाम किसी भी समय मेरे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मुझे 1 साल लगे उसके लिए, 1 साल या 2 साल मान लीजिए ठीक से तैयारी करने में। उसके बाद मैं अपने आप को समझने लगा था कि हाँ ये एनी डे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। इट इज़ मैटर ऑफ ओनली लक कि वो कब होगा। सर उस समय के सर उस समय के एग्जाम के पैटर्न में एग्जाम और के आज के पैटर्न में और एग्जाम आज के के पैटर्न में एग्जाम के कितना पैटर्न बदलाव में पाते हैं? कितना बदलाव पाते हैं? मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड तो नहीं हूँ आज के पैटर्न से, हाँ, लेकिन उस समय से इस समय में मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देना थोड़ा आसान हो गया है। कंपटीशन भले बढ़ गया हो लेकिन पढ़ाई के हिसाब से थोड़ा आसान हुआ है। पहले बहुत पढ़ना पड़ता था क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स थे उसमें ऑप्शनल, और एक जीएस का सब्जेक्ट था। अब मैं देखता हूँ करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, अगर आदमी उसको ब्रश अप भी करता रहे तो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा घुसी हैं, एथिक्स वगैरह पहले नहीं होती थी, अब एथिक्स वगैरह भी आ गया है। उसमें रटने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहले क्या है 2 सब्जेक्ट रटने ही पड़ते थे, पढ़ने ही पड़ते थे। और आई डोंट नो अभी क्या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है, मुझे नहीं पता। पहले तो 3 जो 6 पेपर होते थे, 2 जीएस और 2-2 उसके ऑप्शनल्स के, वो तो पूरे सब्जेक्टिव होते थे। तो इस तरीके से इंटरव्यू का वेट भी पहले ज़्यादा था, अब इंटरव्यू का वेट भी घटाया हुआ है। तो लोग कहते हैं कि अब डाइवर्स स्टडी करने से और अपडेटेड रहने से भी आपके प्रीलिम्स वगैरह निकल जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता था। बट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़े हैं तो उससे ये ज़रूर हुआ होगा कि हाँ मेरिट थोड़ी हाई जाने लगी होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। पर पढ़ने के घंटे जो है आदमी के 10-12 घंटे ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता है। तो एक तरह से कंपटीशन कितना भी हो जाए, अल्टीमेटली अगर इनपुट फिक्स है तो आउटपुट भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता। तो जब इनपुट फिक्स है कि आप 10-12 घंटे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते कंटिन्यूस बेसिस पे साल 2 साल तक, तो आउटपुट भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो ये मेरा मानना है। सर सर कोरोना के तुरंत कोरोना बाद के तुरंत बाद यूपीएससी का एग्जाम होता यूपीएससी का है एग्जाम और उस होता समय है स्टूडेंट्स और की उस समय संख्या बढ़ स्टूडेंट्स की जाती है। संख्या बढ़ जाती है। इसके लिए आप किस इसके चीज लिए को आप जिम्मेदार किस चीज़ मानते को हैं? जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। प्राइवेट सेक्टर से सर प्राइवेट बहुत बड़ा सेक्टर से सर रीसफल बहुत हुआ बड़ा रीसफल हुआ यूपीएससी की तरफ। यूपीएससी की तरफ। हाँ, तो इसके लिए तो जिम्मेदार इसके लिए आपको जिम्मेदार आपको कौन लगता है? कौन लगता है? ये जानकारी मुझे है नहीं कि प्राइवेट से जो है ढेर सारे लोग यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे लग रहा था इसका उल्टा हुआ होगा, और मैं समझता हूँ इसका उल्टा होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट सर्विसेज में अब धीरे धीरे वो चार्म खत्म होता जा रहा है जो पहले था। तो गवर्नमेंट ने उनकी ढेर सारी फैसिलिटीज़, ढेर सारा जो पर्क्स वगैरह थे वो कम किए हैं, सर्विस की कंडीशंस थोड़ी टफ की हैं, पेंशन भी अब नहीं रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है अब उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। और धीरे धीरे वो गवर्नमेंट का अफसर भी आम आदमी होता जा रहा है। जैसा पहले वो बड़ा खास आदमी होता था, अब धीरे धीरे आम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका उल्टा होना चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब से लोगों का ध्यान हट के प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए। अगर प्राइवेट से लोग गवर्नमेंट की तरफ आ रहे हैं तो हो सकता है बेरोजगारी इसका मुख्य कारण हो। और जो बेरोजगारी की वजह से तलवार लटकी रहती है नौकरी पे हमेशा, वो एक कारण हो सकता है। हाँ सर, मैं हिंदू सर एडिटोरियल मैं पढ़ता हिंदू रहता हूँ तो एडिटोरियल मैंने पढ़ता इसमें रहता देखा हूँ, तो था मैंने इसमें देखा था कि कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों की प्राइवेट जब सेक्टर में जॉब लोगों की छूटी जब जॉब छूटी कोरोना काल में, कोरोना तो इस काल वजह से में, लोग तो इस वजह से लोग इस तरह की जॉब की इस तरह तरफ की जॉब की अट्रैक्ट हो तरफ गए। अट्रैक्ट हो गए।
हाँ, तो वो वही बात मैं बोल रहा था, कोरोना का ध्यान नहीं आया मुझे, क्योंकि कोरोना में लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों को सैलरी नहीं मिली, प्राइवेट को गवर्नमेंट को मिलती रही। तो लोगों को ये लगा हो कि भाई निश्चितता का दौर जो है वो केवल गवर्नमेंट में ही हो सकता है। लेकिन देखिए ऐसा गवर्नमेंट में भी नहीं रहा, गवर्नमेंट में भी निश्चितता नहीं रही है। गवर्नमेंट भी अब 20 साल बाद कभी भी आदमी को रिटायर कर देती है। इसके अलावा जितनी नई वैकेंसीज हैं मैं देख रहा हूँ, ऊपर सीनियर लेवल पे भी अब जो है गवर्नमेंट लेटरल एंट्री कराती है। तो किसी को भी उसकी सर्विसेज कभी भी ख़त्म भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब भी अब सिक्योर जॉब नहीं रही है कि आप एक बार घुस गए हैं तो रिटायर होके ही निकलेंगे, ऐसा नहीं है। और मैंने दूसरी बात बताई ही कि गवर्नमेंट की जॉब की कंडीशंस घटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, फैसिलिटीज़ कम होती जा रही हैं, और वो धीरे-धीरे आम आदमी होता जा रहा है। अगर मैं क्लास वन सर्विसेज की बात भी करूँ तो वो आम आदमी धीरे-धीरे होता जा रहा है, क्लास वन अफ़सर भी। तो इसलिए 1 मिनट। तो सर मेरा इसीलिए ये कहना आपसे ठीक जी सर। होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो अपना चार्म धीरे-धीरे खो रही हैं। सर मेरा अगला प्रश्न, आपका अपने जीवन में नवोदय परिवार का क्या आवाज़ नहीं आ रही महत्व है है। आपके जीवन में? नवोदय जैसी जी सर।